हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित जो नेक्स्ट चैप्टर था, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं, आज हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अध्ययन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इस डेफिनेशन समझते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदाय तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा इसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को टांसले ने जो है प्रस्तावित किया था। आइए इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेशन में। वर्ष 1935 में एज टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं होगा। यह एक बंद तंत्र है, जबकि यह एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं होगा, यह बंद तंत्र नहीं है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। स्टेटमेंट कथन कारण के रूप में है ये। जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं प्रॉपर वे में। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ ही जीवित जीव संबंधित हैं तथा जैव मंडल जीव का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें पदार्थ लगातार निवेश यानी इनपुट तथा बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक यानी न्यूट्रेंट कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं, अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदशील होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग एक पोषक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश बहिर्गमन चलता रहता है, अतः कथन ए सही होगा और आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जैव मंडल। जैव मंडल मिट्टी, शैल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होती है, जिसके साथ ही जीवित यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र यानी कि बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक यानी कि बायोटिक एवं अजैविक यानी कि एबॉयटिक दो संघटक होते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात विकल्प डी उत्तर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, परितंत्र का घटक। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जहां जीव रहते हैं,
जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो आइए देखते हैं, किसी प्रजाति में विशेष किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह यानी एक्चुअल लोकेशन आवास हैबिटेट कहलाता है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो वह बायोम उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसमें जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन करने वाला ऑप्शन है वो जीवों का यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय यानी जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं प्रॉपरली कि किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक व अजैविक घटक से मिलकर के बनी हुई एक रचना होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अधोलिखित में से कौन सा एक जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठक का सही क्रम है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। देखिए इसमें मैप के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जीवधारियों की जनसंख्या मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र या भूदृश्य में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? तो इसमें खेत जो है कृत्रिम परितंत्र है क्योंकि ये मानव निर्मित है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, कहे मतलब प्राकृतिक तंत्र होते हैं, जबकि बगीचा, खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, ये बात सही है। दूसरा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, तो ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं, ये गलत है। चौथा, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी गलत है, वियोजक नहीं करते हैं। आइए डिफिनेशन में समझते हैं। इसका ऑप्शन देखिए ए, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन में समझते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम एजी टांसले ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले स्वपोषी और दूसरे है परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में सी वाला ऑप्शन सही है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। तो इसमें डिफाइंड किया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की जनसंख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। सातवां क्वेश्चन है, कथन कारण के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। क्या ये बात सही है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। तो डी वाले में क्या है? ए गलत है, आर सही है। डिफाइंड किया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं,
ठीक है। परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर के बनी हुई एक रचना है। परिस्थितिक तंत्र में जैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागम के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें धान के खेत ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि घास के मैदान वन झील तथा घास के मैदान ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि धान का खेत मानव निर्मित परितंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसमें समुद्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के लगभग 71% भाग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थायी परितंत्र का उदाहरण है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का सर्वाधिक जो बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर विस्तृत है। 11th क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए, ऑलरेडी इसको डिस्कस किया जा चुका है। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग, इसके आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन, इसके क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी असंतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा कि वनों को काटना ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। भाई वन काट दोगे तो ये पारिस्थितिकी संतुलन को कहाँ बना करके रखेगा? आइए इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन के बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि असंतुलित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसमें ऑप्शन ए ये सही होगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वनों की कटान यानी भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारणों में से वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा परिवर्तनीयता एवं गौण कारणों में है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, किससे बिगड़ता है? लकड़ी काटने से। तो यार वनों को काटोगे तो लकड़ी तो कटेगी, लकड़ी मतलब पेड़ पौधे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि, है ना। ये देख चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन से, अच्छा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो इसमें पारिस्थितिकी संतुलन में जल प्रबंधन भी आ जाएगा, वन रोपण भी आ जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा भी आ जाएगा। औद्योगिक क्या होता है? औद्योगिक तो ये तो मानव निर्मित है। तो जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। तो वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे हम परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी कर्मता। डेफिनेशन क्या है?
पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट पार्ट आ गया खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला में आगे के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम होगा वो ए वाला होगा, घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, फिर सर्प। घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया। आइए इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये जो इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, घास, बकरा, आदमी। प्रश्नानुसार दिए गए घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला की को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। आगे देखते हैं, इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है घास, बकरी तथा मानव, सेम वही पहले जैसा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्रों का कौन सा एक जीवित संगठक नहीं है। तो इसमें जीवित संगठक कौन सा नहीं है। तो भाई वायु, वायु तो ये तो एक लिविंग बीइंग तो है नहीं। तो इसमें वनस्पति, जीवाणु, जानवर ये सब तो लिविंग बीइंग है, वायु तो हवा है। ठीक है, तो जीवित संगठक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। तो वायु जीवित संगठक नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का उस क्रम, खाद्य श्रृंखला का उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत आती है। क्या जाति की समष्टि के अंतर्गत आती है खाद्य श्रृंखला? ऐसा तो नहीं है कि कोई जातिवादी से संबंधित हो। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई गई है निदर्शन करती है। ये भी मुझे नहीं लगता कि ये सही है, तो इसमें ऑप्शन केवल ए सही होगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न जीव, पेड़ पौधे, जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अतः कथन एक सही है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, विभिन्न जाति के समष्टि के अंतर्गत नहीं पाई जाती है, तो कथन दो असत्य है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता है। मतलब कोई निर्भर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो दूसरा वाला भी सही गलत है ना, असत्य है तीसरा वाला भी। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन एक सही होगा, पहली स्टेटमेंट सही होगा। छठवां क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो चींटी, हिरन, लोमड़ी, घास। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक और दो यानी चींटी और हिरन, तो चींटी हो जाएगा और हिरन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। विकल्पों में हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक है यानी डिकम्पोजर है ना, तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों है, दोनों की श्रेणी में ही आती है। यह पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो इसमें जो है पहला कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियां की समष्टि में गिरावट आ सकती है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 1, इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 ये सही होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए, डेफिनेशन क्या है, तितलियों की कई पुष्पीय तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन 8 ये क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। साग सब्जी का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन से होते हैं, तो फाइटो फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स उत्तरदायी होते हैं, ये नोटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, तो इसमें कौन सा उत्पादक घटक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, हरे पौधे, गाय, मोर, बाघ, ये सब नहीं है। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरित पादप। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं, कौन करते हैं, तो उत्पादक करते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वहीं मृदा से खनिज पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में है, 2 स्टेटमेंट दी गई है। तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादकता कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, कहा जा सकता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादक से है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ए मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक संश्लेषण के द्वारा आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषी जंतु होते हैं, जो स्वपोषी पौधों या प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार
ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो प्राथमिक, पहले तो देखिए सूर्य उत्पादक यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का जो है आगमन हुआ, उसके बाद पेड़ पौधे या घास फूस को खा करके प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं वो आए। फिर शाकाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारियों ने ग्रहण किया, और इन जो मांसाहारी जीव थे, इनको ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो सबसे शीर्ष पर होते हैं, यानी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से इसमें हो रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सी वाला सही सुमेलित है कि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर, महासागर है, और जीवाणु जैविक अवयव है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। 15वां क्वेश्चन है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी दूसरा और तीसरा, कवक और जीवाणु, ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अपघटक जीव, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय सड़न प्रक्रिया को तेज करते हैं, ठीक है, जिससे पोषक तत्व का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को कार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीव की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ, ये सब अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, डायटम, क्रास्टेशियाई और हेरिंग। डायटम, क्रास्टेशियाई और हेरिंग। डायटम स्वपोषी, डायटम स्वपोषी, क्रास्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। इसके क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ये सी वाला जो प्राथमिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिकी निकाय में सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत, स्रोत सौर ऊर्जा है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो इसमें सौर ऊर्जा होगा इसका चौथा आंसर, यानी कि डी वाला। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा। आइए इसको आगे देखते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती तथा धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। चौथा क्वेश्चन है इसका कि 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम किससे संबंधित है? तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए इसको जिस हिसाब से डिफाइन किया गया है इसको समझते हैं। लिंडेमान, लिंडेमान ने 10% का नियम 10% लॉ दिया है। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्धि प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने से संचित करता है। ठीक है, जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। ठीक, इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10%, ठीक है, 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। पांचवा क्वेश्चन है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, आइए
आगे समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर करके एग्जाम में फंसा देते हैं कि पिरामिड सीधा होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है। तो याद रखिए कि किसी भी परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव हमेशा सीधा होगा, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषक स्तर से अग्र पोषक स्तर में पहुंचती है, तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषक स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का द्योतक होता है। समुद्र के जैव मात्रा यानी जैव भार पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। तो समुद्र में जो जैव भार होता है वो पिरामिड सदैव उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। छठवां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ सकती है, घट सकती है? तो इसमें घटती है। तो फिर से समझ लीजिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर स्थान परिवर्तन करती है, तब उसका कुछ ह्रास होता है। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो ना घास फूस खा सकते हैं, वो सिर्फ मांस ही मांस खाते हैं, तो उन्हें बहुत लिमिटेड जो है कम लेवल की जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है। सातवां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो इसमें घटती है। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। ये याद रखने योग्य क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में फंसा देते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, या स्थिर रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। आठवां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो इसमें सर्वाहारी को उच्चतम स्तर प्राप्त है। डेफिनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो वन, तालाब, घासीय स्थल, शुष्क स्थल। तो तालाब में जीव भार का पिरामिड तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। आइए आगे समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों की प्रति इकाई क्षेत्रफल उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा यानी अपराइट होता है, जबकि जलीय परिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब, समुद्र आदि में जीव भार या बायोमास का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा होता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जीव भार बायोमास का पिरामिड उलट जाता है। कब उलट जाता है? जैसे तालाब और समुद्र आदि में, ठीक। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है? तो समुद्र में, घास मैदान में, वन में, टुंड्रा में। तो ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में यानी जल में पाया जाएगा, तो उल्टा जल में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका,
जैविक वानिकी यानी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि जीवन का प्रबंधन। दूसरी स्टेटमेंट है कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय यानी सिनोनिम है। ठीक है। तीसरा यह कह रहा है कि यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। समझते हैं आगे कि जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स, बायो और नॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द है जिसे नोमोस से व्युत्पन्न है, जो नोमोस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है नियम यानी लॉ। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होता है। जैव वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। सेकंड क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी डीडीटी समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में इसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो टिड्डा में टिड्डा, भेंक, सांप, मवेशी। तो सांप में होगा। आइए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी की सांद्रता का प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीयक स्तर पर इससे अधिक एवं तृतीयक स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी की सांद्रता सांप में सबसे अधिक होगी। ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें है, ये क्या कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों को अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या सल्फर चक्र। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। आइए डेफिनेशन समझते हैं कि फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव एवं खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। तीसरा क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधे की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए वाला सही हो जाएगा, नग्नीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। इसको हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि नग्नीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रम को एक क्रमागत विधि बताया है। जैविक अनुक्रम का सही क्रम निम्नलिखित यही है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट द्वारा। आइए इसको डेफिनेशन में समझते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम
प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। इन्होंने इस अवधारणा में वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एथ्रोपोलॉजी एवं ह्यूमन एडॉप्टेशन से प्रस्तुत किया था। छठवां क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। ठीक है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। यानी कि ये दिया हुआ है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पारिस्थितिक स्थायी मित व्ययिता। पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है, यह किसी आंदोलन का नारा है। तो ऑप्शन सी चिपको आंदोलन का नारा है। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों ने 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण, बाघ संरक्षण, घड़ियाली परियोजना संरक्षण, पादप प्रजनन संरक्षण। तो पादप संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग, पारिस्थितिक पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। नेक्स्ट पार्ट है इसका। आइए आगे इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई होती है तो भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, यानी ग्लोबल हेक्टेयर्स। सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। आइए समझते हैं, पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में कार्बन सामाजिक मूल्य यानी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोषक चक्रण और फसल चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया इसमें नेक्स्ट पार्ट, पारिस्थितिकी तंत्र। इसके क्वेश्चन को समझते हैं आगे। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो ये तीनों है, बबूल, नीम, पीपल। ये यूकेलिप्टस नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वह वहां की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? इसमें भी वही होगा, यूकेलिप्टस, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास, लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा तालाब एवं दलदल, यानी लैंटिक आवास जो होता है वो तालाब एवं नदी, स्थिर जल आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। जो जल स्थिर होंगे वो लैंटिक आवास के अंतर्गत आएंगे, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। चौथा क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेट, इकोस्फियर या एकोटोन? तो ऑप्शन हो डी सही होगा, एकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, और इसके आगे का डेफिनेशन इकोटोन कहलाता है। पांचवा 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 क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है, वन है। तो महासागर ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें भी समुद्र, तो समुद्र है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सातवां क्वेश्चन, परितंत्रों का घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका होगा सी वाला। तो पहले मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। पहले मैंग्रोव आएगा, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। इसको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। परितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम होगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील तथा महासागर। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने अर्निज नेस ने किया था। अर्निज नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनोक्लाइमेक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतर स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, पारिस्थितिकीय निषय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने या सीसी पार्क ने? तो ग्रीनेल ने इसको प्रतिपादित किया था। किसको? पारिस्थितिकीय निषय को। पारिस्थितिकीय निषय शब्द सर्वप्रथम ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी के सरोकार एवं उनके विषय में पारित कानून के वर्षों की सूची को पढ़िए। तो इसमें जो है दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था और ये थोड़ा डाउटफुल था, तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी सही तरीके से उत्तर ये दिया हुआ है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण को एवं सुधार के लिए 1986 में पारित किया गया था। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था, अतः कोई भी विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सी, पिक्नोक्लाइन जल निकाय को घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, पिक्नोक्लाइन याद रखिएगा।
पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आइए इसको समझते हैं कि परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह के क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इसका, अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर ला करके, या दूसरा है पोषक तत्वों को सतह पर ला करके, या अध स्थलीय जीवों को सतह पर ला करके। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समुद्र उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिससे वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों को परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं और जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़ करके सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका ना तो डी मतलब इसको ना तो एक होगा और ना ही दो, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 घोषित किया गया था। अतः कथन एक असत्य है क्योंकि इसमें डेट अलग दी हुई है, सन अलग दिया हुआ है। हाँ, अच्छा। कृषि को छोड़ करके सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ विनियमित किया गया है। अतः कथन 2 भी असत्य है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण के रूप में है। तो परिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। दोनों मैच नहीं कर रहा है, और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसका मतलब बात सही है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, लेकिन पारिस्थितिकी की विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ये वाला जो है स्टेटमेंट, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए सही है, ए गलत है, आर सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अभिकथन ए सही नहीं है। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसकी पुष्टि पिछले दशकों में विभिन्न पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित घटनाओं से समय स्वयमेव की है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो डिस्कस करेंगे जैव विविधता। तो इसका अगला चैप्टर जो होगा वो जैव विविधता होगा। थैंक यू वेरी मच। सिलेक्शन श्योर ऑलवेज आपके लिए तत्पर रहेगा। जो भी हो सकेगा हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।